हाय वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टेंसेस की। किसकी? टेंसेस की, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट के जो रिमेनिंग सेंटेंसेस और रूल्स रेगुलेशंस है उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा इसमें एक रूल है कि जब किसी वाक्य में कल्पना के भाव को व्यक्त करते हैं तो सभी सब्जेक्ट्स के बाद में वर आता है। मतलब चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कल्पना के लिए क्या आएगा? जैसे मैं लिखा कि इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यानी काश में पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। तो इफ के बाद में चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हमेशा वर ही आएगा। क्या आएगा? वर। और ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। तो कल्पना के बाद चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कल्पना के लिए हमेशा वर ही आएगा। और देखिए दूसरा है हमारा आई विश। जहां भी आई विश आ गया, वी विश आ गया, उसके बाद हमेशा क्या आएगा? वर। जैसे आई विश शी वर माई फ्रेंड। आई विश शी वर माई फ्रेंड। आई वुड बी वेरी हैप्पी। आई वुड बी वेरी हैप्पी। तो मैं क्या होता? बहुत खुश होता। आई विश आ गया तो क्या आएगा? इसके बाद हमेशा वर आएगा, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब और कौन से हैं कल्पना के वर्ड्स, कल्पना के सूचक शब्द? देखो, चाहे आपका एज दो आए या वुड दैट आए, वुड दैट, इफ ओनली, आई विश, वी विश, एज दो, ये सभी कल्पना के प्रतीक हैं। तो फिर जैसे मैंने नेक्स्ट लिखा कि वुड दैट गीता वर माई टीचर, आई वुड बी हैप्पी। आई वुड बी वेरी हैप्पी। तो मैं बहुत ज्यादा क्या होता? खुश होता। क्योंकि यहां पर वुड दैट आ गया, इसलिए क्या आ गया? गीता के साथ भी वर आ गया, क्योंकि कल्पना का है ना सेंस, इसलिए। नेक्स्ट हमारा रूल है दोस्तों, जब डिड के बाद में कोई वर्ब नहीं आती है तो ऐसे वाक्य में वर्ब पर जोड़ देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? यानी आपका सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद डिड आता है, फिर V1 आती है ऑब्जेक्ट, और क्या आएगा? एडवर्बियल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वर्ब पर क्या देते हैं अपन? एम्फेसिस करते हैं, जोर देते हैं। क्या देते थे? जोर देते हैं। यानी इस वर्ब पर एम्फेसिस करते हैं। क्या करते हैं? इस पे एम्फेसिस करते हैं, इस पे जोर देते हैं। कैसे जोड़ देते हैं? मैंने लिखा कि मैं वहां गया तो था, क्या आएगा? आई डिड गो देयर। आई डिड गो देयर, मैं वहां गया तो था। अगर मान लो ऐसे बोलूं कि रमेश ने अंग्रेजी बोली तो थी, रमेश ने अंग्रेजी बोली तो थी, तो इसका आएगा रमेश डिड स्पीक इंग्लिश। रमेश डिड स्पीक इंग्लिश। रमेश डिड स्पीक इंग्लिश। फिर मैं कहूं कि तुमने मेरी किताब चुराई तो थी, तो क्या होगा? यू डिड स्टील माई बुक्स। यू डिड स्टील, यू डिड स्टील माई बुक्स। तुमने मेरी किताबें चुराई तो थी। तो डिड के बाद यदि नोट नहीं आता तो भी क्या आता? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हम तो कई बार ये समझ लेते कि शायद सेंटेंस ही गलत होगा, क्योंकि ऐसे सेंटेंस का हमें पता नहीं चलता है। और जब स्ट्रक्चर ही नहीं देखा तो हमें तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो गलत से और लगते हैं। अगला रूल है हमारा, जब दो उपवाक्य आपस में जुड़े होते हैं और एक उपवाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो दूसरे में वाज और प्लस आईएनजी आता है। अर्थात एक में पास्ट इंडेफिनिट तो दूसरे में क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए कैसे,
मैंने एक सेंटेंस लिखा कि व्हेन मोहित सॉ मी, कॉमा आई डूइंग माई वर्क, आई डूइंग माई वर्क, ये कोई सेंटेंस है कि जब रोहित ने मुझे देखा तो सॉ कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म। अब मैंने एक वाक्य लिखा, ए में आएगा इज, बी में आएगा वॉज, सी में आएगा वुड और डी में आएगा हैड बीन। तो अब बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? भाई व्हेन के बाद सब्जेक्ट आके वर्ब की सेकंड फॉर्म आगे नहीं सॉ, अगले में क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस बोलो तो क्या आएगा? वॉज और में आईएनजी। तो फिर क्या आएगा इसमें? वॉज आएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी नहीं कि भाई वही आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। जैसे मैं कहूं कि व्हेन आई एंटर द रूम, व्हेन आई एंटर द रूम, फिर आई सॉ दैट रीता बी नॉट इन द रूम, नॉट इन द रूम। अब ये कोई सेंटेंस आ गया तो सबसे पहले तो व्हेन के बाद क्या आ गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां भी क्या आ गया? सी का सो सेकंड फॉर्म आ गया। अब हमने तो ये पढ़ा था कि भाई व्हेन के बाद एक में V2 आ गया, अगले में पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। ऐसा नहीं होता है। लैंग्वेज में जो वर्ब होती है ना, उसके फंक्शन के आधार पे सेंटेंस बनता है। ये रटने से यही तो दिक्कत होती है, एग्जाम में घुमाता है और हम पूर्णतया घूम जाते हैं। अब जैसे ए में दे देगा वो हैड बीन, बी में दे देगा वुड बी, सी में दे देगा वॉज और डी में दे देगा हैज बीन। अब आप बताओ राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि बी आ गया ना, अब बी की फॉर्म हमें याद होना चाहिए। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर। बी का पास्ट क्या होता है? वॉज वर। इसलिए अब यहां पर इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि यहां ये पहले पास्ट तो बाद में भी पास्ट। छोड़े कि वॉज बीइंग, वॉज बीइंग नहीं हो सकता। वॉज बीइंग तो आता है, लेकिन वो जब पैसिव इसका फॉर्म हो फिर थर्ड फॉर्म आती है, तो इसका केवल वॉज आएगा। हाँ, एक ऑप्शन वॉज बीइंग भी दे सकता है, वॉज बीइंग, वॉज बीइंग कंफ्यूज करने के लिए। तो मोस्टली स्टूडेंट्स वॉज बीइंग को लगाएंगे, क्योंकि उसके दिमाग में रहेगा ना कि पहले पास्ट टेंस आता तो बाद में पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। वाज और में आईएनजी, वॉज दिख रहा है, बीइंग दिख रहा है आईएनजी। लेकिन नहीं, इसमें आपका आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों वॉज ही होगा, वॉज बीइंग नहीं होगा। फिर आप देखो नेक्स्ट है, यदि किसी वाक्य के शुरू में कार्य करने वाला नहीं होता है तो ऐसे वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं और वाक्य निम्न सूत्र से बनते हैं। मान लो एक्शन का डूअर नहीं है तो क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हो तो क्या होता है? जैसे मान लो मैंने एक वाक्य लिखा कि मैनी बुक्स सोल्ड लास्ट ईयर, ये कोई वाक्य है, यानी मैनी बुक्स सोल्ड लास्ट ईयर। अब आप बताओ कि सही है क्या ये? नहीं भाई, क्योंकि सोल्ड करने वाला मैनी बुक्स है ही नहीं। जब ये सोल्ड करने वाला नहीं है तो भाई साहब ये ऑब्जेक्ट है। क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट है तो फॉर्मूला ये लगेगा, तो फिर इसका सही क्या बनेगा? मैनी बुक्स वर सोल्ड। सोल्ड की जगह क्या आएगा? वर सोल्ड आएगा। अब शायद समझ में आ गया होगा। अगर काम करने वाला नहीं हो तो V2 नहीं आती है दोस्तों। V2 कब आती है?
जब एक्शन का डूअर हो, काम करने वाला हो। जैसे देखो मैंने एक चीज लिखी, मैनी फ्लावर्स प्लक्ड फ्रॉम द पार्क लास्ट ईयर। ये कोई सेंटेंस है। अब हमें देखना पड़ेगा कि प्लक्ड करने वाला मैनी फ्लावर्स है क्या, नहीं है ना, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों सब्जेक्ट के बाद V2 कब आती है, जब शुरू में काम करने वाला हो। सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट प्लस V1 कब आता है, डिड नॉट प्लस V1 कब आता है, जब काम करने वाला हो। लेकिन जब काम करने वाला है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है, तो भाई इसमें आएगा वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वाज वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दो फॉर्मूला है। तो ये कब लगेगा, जब ऑब्जेक्ट होगा। ये कब आएगा, जब ये होगा। इसलिए इसमें प्लक्ड की जगह क्या आएगा, वर प्लक्ड, वर प्लक्ड। ये सही है हमारा, ये सही है। तो ये देखना पड़ेगा कि एक्शन का डूअर है कि नहीं है। इसे एक और लिखा मैंने, a lot of things did not steal from there। क्या सही है, क्या है सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि डिड नॉट के बाद स्टील कब आती है फर्स्ट फॉर्म, जब काम करने वाला हो। अरे स्टील यानी चुराना होता, चुराने वाला थोड़ी है लॉट ऑफ थिंग्स, ये तो ऑब्जेक्ट है। तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो सही क्या बनेगा इसका, अ लॉट ऑफ थिंग्स वर नॉट स्टोलन, वर नॉट स्टोलन। तो ये वाला जो क्वेश्चन था वो तो गलत है, जबकि ये वाला सही है। हमें सीधे तरीके से हम लोग देख लेते हैं और वो गलत हो जाता है। इसी में क्या होता है दोस्तों, एक बिफोर और आफ्टर का यूज भी होता है। किसका यूज होता है, बिफोर और आफ्टर का। वो कैसे होता है बिफोर और आफ्टर का, देखो मान लो किसी भी दो सेंटेंस के बीच में बिफोर आ गया, तो बिफोर के पहले क्या आएगा, हैड प्लस विथ हैड, और बाद में क्या आएगा, V2। जैसे एक वाक्य लिखा कि मीरा हैड मेड टी बिफोर आई मेट हर। अब मेट सेकेंड फॉर्म है, बिफोर आ गया, पहले एड प्लस भी थर्ड आ गया, तो सही है। यानी पहले एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में क्या आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फिर दूसरा देखो, रीता हैड सॉल्व्ड थिंग्स बिफोर रमेश went to market। तो went कौन सा हो गया, सेकेंड फॉर्म, पहले क्या आएगा, एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब भी दो वाक्यों के बीच में अगर बिफोर आता है, तो बिफोर के पहले एड प्लस भी थर्ड, बाद में क्या आएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और यदि मान लो आफ्टर आता है, क्या आता है, आफ्टर, तो आफ्टर में क्या रहेगा, इसका विपरीत हो जाएगा। वो विपरीत कैसे बनेगा, अगर आफ्टर आ गया बीच के अंदर, तो आफ्टर के पहले क्या आ गया, V2, और बाद में क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे, देखो, दे
sold pens after Rita had gone to market. आ गया आफ्टर, तो पहले क्या आ गया इसका V2, बाद में क्या आएगा एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा देखो, दे presented songs after Geeta had written stories. तो आफ्टर के बाद क्या आएगा एड प्लस विथ हेड, पहले क्या आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस तरह करके हम लोग बिफोर आफ्टर का यूज भी इसमें पढ़ते हैं। एक और है दोस्तों, लास्ट का अपना रूल है कि जब किसी वाक्य में कोई काम कंटिन्यू चलता रहा तो उसके लिए वेंट ऑन और केप्ट ऑन का प्रयोग भी हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं देखो, जैसे सब्जेक्ट आ गया केप्ट ऑन या वेंट ऑन आता है, प्लस आईएनजी आएगी, ऑब्जेक्ट और क्या आता है एडवर्बियल्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ता रहा, ती रही और ते रहे, ये सब आते हैं। आप कहोगे कि हमको नहीं समझ में आया। जैसे रमेश क्रिकेट खेलता रहा तो इसका क्या आएगा, गीता रोती रही, हम चाय पीते रहे, तो इसका आएगा वी केप्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, यानी हम अंग्रेजी बोलते रहे। फिर जैसे मान लो मैं बोला कि तुम कल किताबें चुराते रहे, तो क्या आएगा यू केप्ट ऑन स्टीलिंग बुक्स यस्टरडे, यू केप्ट ऑन स्टीलिंग बुक्स यस्टरडे। तो जब भी कोई काम कंटिन्यू एक्शन या मोशन के मूड में रहता है तो क्या आता है, ये फॉर्मेशन आता है। जैसे राधा मंच पर नाचती रही तो क्या आएगा, राधा केप्ट ऑन डांसिंग ऑन द स्टेज, यानी राधा केप्ट ऑन डांसिंग ऑन द स्टेज। तो ये है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट करके कंप्लीट सेंटेंस हो गए, कंप्लीट फॉर्मूला हो गए, स्ट्रक्चर हो गए। और मैं समझता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि उन्हें इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।